नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी बहुत बुरी तरह घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नौबत ऐसी आ गई है कि पहले तो पीएम मोदी को चुनाव प्रचार का आगाज करना पड़ा, उसके लिए उनको खुद पहले से मैदान में उतरना पड़ा और उसके बाद अब उन्होंने एक पॉडकास्ट किया है और जो उनका पहला पॉडकास्ट बताया जा रहा है। वैसे तो मोदी हर रविवार मतलब महीने के आखिरी रविवार को मन की बात करते आए हैं, पिछले 10-11 सालों से ये सिलसिला जारी है, लेकिन 11वें साल में आकर, सत्ता के 11वें साल में आकर अब उन्होंने पॉडकास्ट डेब्यू भी किया है और इस पॉडकास्ट में मोदी ने जो जो बातें कही हैं उस पर अब कांग्रेस ने उनको घेर लिया है। इसके अलावा और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस समय मोदी के चारों तरफ घेराबंदी कांग्रेस की मजबूत हो गई है और घेराबंदी करने वालों में इस समय सबसे आगे नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी के नाम से पहले ही बीजेपी के मन में बहुत खौफ था और वो इस बात की खैर मनाती होगी शायद कि प्रियंका गांधी सदन में मौजूद नहीं है, लेकिन अब वो सदन पर भी आ गई हैं और उसके साथ साथ मोदी पर उनके हमले कुछ तीखे हो गए हैं। और तीखे होने के साथ साथ सबसे खास बात यह है कि प्रियंका गांधी पूरे तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ मोदी को घेरती हैं या बीजेपी के फैसलों पर सवाल उठाती हैं और उसकी नीयत पर सवाल उठाती हैं। और जाहिर है बीजेपी जब भी कोई तथ्यों और आंकड़ों के साथ बात करे तो बीजेपी उसमें पिछड़ जाती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे नैरेटिव रहते हैं तैयार, वो बहुत सारे नैरेटिव तैयार करती है, भावनात्मक मुद्दों पर खेलती है, लेकिन जहां आंकड़ों की बात आती है वहां पर मोदी के सामने या बीजेपी के सामने लाचारी उनकी दिखने लगती है कि वो अब किस तरह से इनका जवाब दें। तो इस समय प्रियंका गांधी ने घेरा है मोदी को, कांग्रेस ने घेरा है मोदी को और सबसे बढ़कर मोदी की ये जो पॉडकास्ट है और इसमें उन्होंने जो एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये माना कि वो इंसान है, गलतियां उनसे भी होती हैं। हालांकि हम सब जानते हैं ये बात तो हमेशा से, जो ज्ञानी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है और जो अपनी गलती मान ले वो उससे बेहतर इंसान कोई नहीं होता। लेकिन मोदी के मामले में हमने ऐसा नहीं देखा, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे तब भी, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे तब भी उन्होंने कभी अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि वो हमेशा दूसरों पर आरोप लगाने में वो ज्यादा आगे दिखे। और ऐसा नहीं कि केवल विपक्ष के नेताओं पर, बल्कि जिस तरह से किसान आंदोलन पर ही, जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, जिस तरह से उन्होंने कृषि कानून वापस लिए और उसमें भी ये कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रहेगी, मैं इनको समझा नहीं पाया, यानी यहां भी उन्होंने दोष डाल दिया उन किसानों पर जो साल भर से सड़क पर बैठे हुए थे, लेकिन मोदी ने वहां भी अपनी गलती नहीं मानी। और अभी लोकसभा चुनाव के पहले तो उन्होंने यहां तक अपने आप को कि मैं देवता हूं, इस तरह की बात उन्होंने कही। उन्होंने ये माना कि मुझ में जो है परमात्मा का अंश है और मैं मानता हूं कि परमात्मा ने मुझ में वो ऊर्जा भरी है। तो इस तरह की बातें मोदी ने कही। उससे जाहिर होता था कि सत्ता का जो घमंड है और बहुमत का एक हनक जो है उनके ऊपर वो सवार है और वो मोदी सोचते हैं कि वो जो करेंगे, जो कहेंगे वो सब मान लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की सीटें घटी लोकसभा चुनाव में, उसके बाद मोदी को समझ में आया कि अब ये वाला नैरेटिव ज्यादा चलने वाला नहीं है। और ठीक है, महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों चुनाव बीजेपी ने जीते, लेकिन जम्मू कश्मीर हारी, झारखंड हारी और मोदी को यह समझ में आ रहा है कि उनके बनाए नैरेटिव अब ज्यादा काम नहीं करने वाले, बल्कि डैमेज कर रहे हैं। और इस बार मोदी ने उस डैमेज को कंट्रोल करने की क्या कोशिश की है, अब ये सवाल उठ रहा है। और इस बारे में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सवाल उठाया है। और आपको बता दूं कि मोदी ने ये कहा कि मैं इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां होती हैं। निखिल कामत के साथ एक पॉडकास्ट में मोदी ने ये तमाम बातें कही। इसके अलावा उन्होंने अपने बचपन के दोस्तों के बारे में बताया, उन्होंने ये बताया कि गोधरा के वक्त उनकी क्या मनोदशा थी। ऐसे तमाम मुद्दों पर मोदी जिस तरह से बातें कर रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि मोदी को अब आगे नुकसान दिख रहा है। उनको ये समझ में आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। तो किस तरह से कमजोर पड़ रहे हैं मोदी और कैसे कांग्रेस ने उनको घेर लिया है, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी। शकील जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। शकील जी, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने अभी ट्वीट किया मोदी के पीआर को लेकर कि उसमें कितने खर्च हो रहे हैं और किस तरह से जो एक एग्जाम होता था छात्रों के लिए उसको कैसे बंद कर किया गया या 3 सालों से नहीं करने दिया जा रहा है, इसको लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। जयराम रमेश ने सवाल उठाए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो मोदी पर हमलावर हैं
और इसके साथ साथ कांग्रेस जो है जिस मजबूती के साथ इस समय दिल्ली चुनाव में उतरी हुई है और आगे इसी जनवरी में जो कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली प्रस्तावित है, ये सारा माहौल जो है वो बता रहा है कि कांग्रेस ने इस बार बहुत मजबूती के साथ अपनी तैयारी की है, चाहे चुनाव को लेकर, चाहे बीजेपी को घेरने को लेकर, चाहे जो बजट सत्र है आने वाला उसके पहले कांग्रेस ने ये सब जो तैयारी की है। क्या मोदी को ये सारी बातें समझ में आ रही हैं और क्या मोदी अब वाकई डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं जैसा कि जयराम रमेश ने कहा है? तो आपसे इस बात का जवाब चाहूंगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया है और किस तरह से उन्होंने मोदी को घेरा है। इस ट्वीट को देखते हैं, उसके बाद शकील जी आपसे इस सवाल पर जवाब चाहूंगी। प्रियंका गांधी ने क्या लिखा है? वो लिखती हैं कि कांग्रेस के विजन पर प्रधानमंत्री जी का पीआर हावी है। 1963 में शुरू हुई नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप से तमाम बच्चों के भविष्य का रास्ता बना, वे देश की प्रगति के भागीदार बने, उनके लिए अच्छी शिक्षा के द्वार खुले। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों से इस स्कॉलरशिप को रोक दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के निजी प्रचार के लिए परीक्षा पर चर्चा जारी है। 3 सालों में स्कॉलरशिप पर 40 करोड़ खर्च होते, जबकि प्रचार पर 62 करोड़ खर्च किए गए। स्कॉलरशिप बंद होने से लाखों युवाओं के उज्जवल भविष्य का रास्ता बंद हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी का पीआर बंद नहीं हुआ। ये प्रियंका गांधी का हमला मोदी पर, उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि कांग्रेस के विजन पर उनका जो पीआर है, प्रधानमंत्री का पीआर है, यानी पब्लिक रिलेशनिंग या जो वो प्रचार जिसको हम कहें, वो हावी है। क्या कहेंगे शकील जी, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने ये जो ट्वीट किया है, मोदी का ये जो पॉडकास्ट आया है, क्या मोदी इस समय डैमेज कंट्रोल के मोड में दिखाई दे रहे हैं? देखिए सर्मित्रा जी, प्रियंका गांधी ने कहा है कि उनका पीआर हावी है। हम इससे थोड़ा सहमत नहीं हो पाते। उनका पीआर हावी नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो रात दिन अपने पीआर का दायरा, जिसे पब्लिक रिलेशन कहते हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। जैसा आपने बताया कि पहली बार उन्होंने पॉडकास्ट किया, मतलब वो इस प्रचार तंत्र की नई नई जो विधाएं हैं, नए नए तरीके हैं, उनको आजमाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें अपने जो मेन मीडिया है, इसे गोदी मीडिया कहते हैं, या अपने मन की बात है या दूसरे माध्यमों पे भरोसा कम हो रहा है। ये चीज बता रही है कि उनका आत्मविश्वास अंदर ही अंदर कहीं हिला हुआ है। और जिस कांग्रेस की विजन की बात प्रियंका गांधी कर रही है, वो कांग्रेस का विजन अब पीआर से रुकने वाला नहीं है। देखिए, अभी आपने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने, प्रियंका गांधी ने, जयराम ने, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा। ये लोग दरअसल प्रधानमंत्री मोदी में प्रधानमंत्री देख रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद जो है अपने इस भूमिका से अलग हट रहे हैं। जिस पॉडकास्ट का आप जिक्र कर रही हैं, उस पॉडकास्ट में एक प्रधानमंत्री अगर करता है तो क्या बोलना चाहिए उसको? उसे सबसे पहले देश की जो सबसे ज्यादा ज्वलंत समस्याएं हैं, जिसका भी प्रियंका गांधी ने भी जिक्र किया कि परीक्षा और परीक्षा से जुड़ी हुई चीज रोजगार है, रोजगार, महंगाई। अभी आपने किसानों का जिक्र किया कि किसान 1 साल तक बैठे रहे और उन्होंने कृषि कानून वापस लिए। जगजीत सिंह डल्लेवाला जी को 47 दिन हो गए। कहना बहुत दुखद लगता है कि उनकी स्थिति अब इतनी नाजुक है, जिसे मेडिकल भाषा में क्रिटिकल कहते हैं, मोस्ट क्रिटिकल है, कि कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। ये सब देख रहे हैं, ये डॉक्टर भी देख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, हजारों लाखों किसान भी देख रहा है और हम पत्रकार लोग भी देख रहे हैं। लेकिन अगर कोई देख नहीं रहा तो उसे प्रधानमंत्री नहीं देख रहे। एक जान बचाने के लिए उनके पास बहुत आसान तरीका है। वो एक बार चले जाएं, नहीं जाएं तो अपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पहुंचा दें, उन्हें भी नहीं पहुंचाए कुछ अफसरों को पहुंचा दें, और सिर्फ उनको एक बात करना है, उनको एक आश्वासन देना है, एक रास्ता निकालना है, एक कोशिश करना है डायलॉग की, वो भी नहीं कर रहे। एक जान जाने वाली है, एक कहना बहुत बुरा लगता है, बहुत संवेदनहीन सी बात है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो आज की स्थिति है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अपने ही बनाई हुई छवि से अब निकल नहीं पा रहे जी। इसलिए उनका पीआर जो है अब कोई काम करेगा, ये हमें नहीं लगता कि कर पाएगा। दिल्ली चुनाव का आपने जिक्र किया, दिल्ली चुनाव में
उन्होंने अपने सारे भाषण दिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब चुनाव आप घोषित करो। हो गया, लेकिन दिल्ली चुनाव आज तक प्रधानमंत्री मोदी जीत नहीं पाए हैं, लगातार हारते चले जा रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। और जो प्रियंका गांधी के ट्वीट का जो जिक्र, जो सबसे पहले हमने जो ट्वीट दिखाया, उसमें गलती मुझसे हुई, मैंने उसको कांग्रेस कह दिया, हालांकि वो प्रोग्रेस का विजन है जिसको प्रियंका गांधी ने लिखा कि प्रोग्रेस के विजन पर प्रधानमंत्री जी का पीआर हावी है। और बहरहाल कांग्रेस भी जब तक थी तो उसने वो प्रोग्रेस, उसका जो विजन था, जाहिर है प्रियंका गांधी वही बात कह रही हैं। और मोदी जो विकास की बात करते हैं, वो विकास इस समय देश में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि उनको जिन बातों का जिक्र करना चाहिए था पॉडकास्ट में भी, या जिस पे भी आप बात कर रहे हैं, कम से कम उनके मुंह से कुछ तो निकले, लेकिन वो ऐसे संवेदनहीन, या हम ये कह लें कि पत्थर दिल प्रधानमंत्री देश को मिले हैं, जिनको कोई परवाह नहीं है कि उनके राज में किस तरह से लोग जी रहे हैं, किन तकलीफों से गुजर रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं। प्रधानमंत्री को इन सबसे कोई मतलब नहीं। और हम ये कहें कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, कि जो उनसे पूछते हैं सवाल, उनके पास भी शायद ऐसे सवाल नहीं होते जिसमें वो प्रधानमंत्री से पूछे कि भाई जो डल्लेवाल जी हैं, अगर वो इतने दिनों से अनशन पर बैठे हैं और वो सिर्फ केवल ये चाह रहे हैं कि आप एक फोन कॉल उनको कर लीजिए या एक बार उनसे मिल लीजिए, उनकी मांगे सुन लीजिए, हो सकता है इससे उनकी जान बच जाए। लेकिन ना उन्होंने कोई ऐसी जहमत उठाई सवाल पूछने की, या जैसे अभी बीपीएससी अभ्यर्थियों पे जिस तरह से लाठीचार्ज और ये सब हुआ, उस पर कोई सवाल, पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं देश में हो रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से कोई इस तरह का सवाल नहीं पूछा जाता जिससे उनको असुविधा हो। केवल ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें उनको अपनी तारीफ करने का मौका मिले। हालांकि इस बार प्रधानमंत्री फंस गए, जैसा उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से उन्होंने ये बात बोली कि मैं भी इंसान ही हूं, उससे अब ये समझ में आ गया कि मोदी जी को अब कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी का एहसास भी हो रहा है। और इसी बात पर कांग्रेस ने घेर लिया है मोदी को। जयराम रमेश ने क्या कुछ लिखा है उसको सुनते हैं, देख लेते हैं उस ट्वीट को, उसके बाद आपसे जवाब चाहती हूँ। जयराम रमेश ने लिखा है, यह बात वह व्यक्ति बोल रहे हैं जिन्होंने 8 महीने पहले ही खुद को परमात्मा का स्वयंभू अवतार घोषित किया था। यह स्पष्ट रूप से डैमेज कंट्रोल है, ये लिखा है जयराम रमेश ने। और इसके साथ उन्होंने एक वो भी जो क्लिपिंग है जिस पत्रकार को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, और उसमें जो तमाम बातें बोली थी कि उन्होंने कहा था कि पहले जब तक माँ जिंदा थी तब तक मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकल जन्म दिया गया, माँ के जाने के बाद मैं इन सारे अनुभवों को जोड़कर देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं, गलत हो सकता हूं, लेफ्टिस्ट लोग तो मेरी धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे, मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है, वो ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली, ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, ईश्वर ने स्वयं मुझे किसी काम के लिए भेजा है। बहुत अच्छी बात है अगर उनको ये एहसास होता है कि ईश्वर ने उनको कोई काम करने के लिए भेजा है। तो सवाल यही है कि मोदी जी ने आखिर ऐसा क्या काम किया, और क्यों वो अब उनको ये एहसास हो रहा है, क्यों अब उनको जाकर ये कहना पड़ा कि मैं भी इंसान हूं और मुझसे भी गलती हुई होगी। क्योंकि जैसा उन्होंने बोला कि जब मैं बना था मुख्यमंत्री तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगा, और तमाम तरह की बातें जो वो कर रहे हैं। उसके अलावा वो जो राजनीति में आना चाहते हैं लोग, उनको वो सलाह भी देते हैं कि मिशन के लिए आइए, एम्बिशन के लिए नहीं। तो वो अपना ज्ञानी बाबा जैसा उनका जो रोल है वो बहुत अच्छे से अदा करते हैं, लेकिन इससे देश को क्या फायदा हो रहा है। वो चाहे खुद को ये माने कि वो बायोलॉजिकल है या नॉन बायोलॉजिकल है, इससे देश को कोई लेना देना नहीं। देश तो ये जानना चाहता है कि आप प्रधानमंत्री हैं तो आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, और नहीं निभा सकते तो आप उस कुर्सी पर क्यों बने हुए हैं। क्या कहेंगे शकील जी? देखिए, उन्होंने बोला था कि मुझ में परमात्मा के अंश हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, कुछ काम करने के लिए भेजा है, लेकिन वो काम कर नहीं पाए, और जनता ने भी स्वीकार नहीं किया, और जो उनका मातृ संगठन है आरएसएस, उसने भी स्वीकार नहीं किया। तो जब कहीं से भी स्वीकृति नहीं मिली तो उन्हें मजबूरी में ये कहना पड़ा कि नहीं, मैं भी आप ही लोगों की तरह एक साधारण इंसान हूं। देखिए, ये जो है बार बार गार्ड बदलना है, बार बार जो है गोल पोस्ट चेंज करना है। आपको जो काम करना है वो काम आप कर नहीं सकते, वो काम आप करना नहीं चाहते, इसलिए आप बार बार बातों के बदले ये सारी चीजें करते हैं। हार्ड वर्क, एम्बिशन, मिशन,
इस तरह के जैसे शाब्दिक चमत्कार कहते हैं, लैंग्वेज जगलरी कहते हैं, उनके द्वारा आप लोगों को उलझाए रखना चाहते हैं। लेकिन अब ये सब चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है उनके सामने वो है दिल्ली का चुनाव। दिल्ली का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो दिल्ली की बीजेपी है उसका पूरा दांव जो है प्रधानमंत्री पे लगा हुआ है कि प्रधानमंत्री ही हमें जिताएंगे। दिल्ली में उनके पास कोई नेता नहीं है, उन्होंने रहने भी नहीं दिया दिल्ली में कोई भी नेता। अगर कोई नेता होता, खासतौर से महिला नेता होता, तो वो आतिशी और अलका लांबा के खिलाफ जो है वहां का से उसको लड़ाते। लेकिन उन्होंने किसको लड़ाया? रमेश बुदूड़ी को। उन रमेश बुदूड़ी को माफी मांगना पड़ी पहले तो प्रियंका गांधी से, और फिर आतिशी के बारे में जो उन्होंने बयान दिया तो उसके लिए बीजेपी को माफी मांगना पड़ी कि भाई किसी के पिता के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अभी भी वो उसको हटा नहीं पा रहे हैं, अभी असमंजस में है। अभी बीजेपी जो है ये सोच रही है कि कोई महिला नेता उन्हें मिल जाए, हो सकता है वो कहीं दिल्ली के बाहर का ले आए, जैसा कि हमें लगता है कि दिल्ली के बाहर की किसी महिला नेता को वहां उतार दें। लेकिन वो जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें उन्हें कंगना रनौत, रमेश बिधूड़ी और इस तरह के लोग, पहले वो प्रज्ञा थी मध्य प्रदेश की भोपाल वाले साध्वी प्रज्ञा, उन्हें बड़ा सूट करते हैं। लेकिन वो एक टाइम था जो खत्म हो गया। 10 साल, 10.5 साल आदमी 5 किलो अनाज की लाइन में लगा नहीं रह सकता। उसके बच्चों को किताबें भी चाहिए, उसके बच्चों को दवाई भी चाहिए, उसके बच्चों के दूसरे खर्चे भी हैं। वो कहते हैं कि 5 किलो अनाज हम आपको दे रहे हैं, आप इसमें खुश रहिए। इसलिए जो है आज प्रधानमंत्री की जो है समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। अभी आपने देखा कि जो गोदी मीडिया है वो बड़ा गदगद था कि प्रधानमंत्री जी ने हमारा हालचाल पूछा। आश्चर्य की बात है कि राहुल गांधी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं, खूब सवालों के जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत दूर खड़े होके उनसे पूछा और शायद 30 सेकंड बात करी होगी कि अपने सिर पे कुछ रख लो, और उसके बाद जब वो चलने लगे तो पीछे से थैंक यू की आवाजें लगती चली गई। मीडिया जो है वो इतना ज्यादा झुक गया है कि अब मोदी जी को या बीजेपी को समझ में आ गया है कि ये किसी काम का नहीं है। ये पॉडकास्ट क्यों लाए? उस विश्वसनीयता को लाने के लिए। गोदी मीडिया में दे सकते थे, किसी को भी दे सकते थे, जो चाहे बोल सकते थे, बोलते ही रहे। लेकिन उन्हें लग रहा था कि अब गोदी मीडिया में बोलने का कोई असर नहीं होगा, तो उन्होंने कहा चलो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ नया करते हैं। शायद एक पॉडकास्ट के जरिए या एक ऐसे व्यक्ति के जरिए जो पत्रकार नहीं है, जो दूसरे प्रोफेशन से आता है, बात करने से मेरी बातों की विश्वसनीयता बढ़ जाए। लेकिन चूंकि आपके पास कंटेंट ही नहीं है, आपका बातें ही नहीं है, तो विश्वसनीयता कैसे बढ़ेगी? आप चीन के साथ अपने पारिवारिक रिश्ते और बड़नगर के रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके विदेश मंत्रालय ने कहा कि वहां इन्होंने 2 गांव बसा लिए, और आपने कहा था ना कोई घुसा है ना कोई है। इसमें आपका क्या कहना है? आप ये बताइए। आज जो देश के सामने इतनी बड़ी समस्याएं हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जीडीपी के अनुमान लगातार गिर रहे हैं, जीडीपी कम हो रही है लगातार, कृषि की हालत खराब है। उसके बावजूद कृषि एक परंपरागत खेती का तरीका है जिसने इस जीडीपी को संभाल रखा है। जो जीडीपी का अनुमान है उसमें आधे से ज्यादा कृषि का योगदान है, और आपको कृषि की कोई चिंता नहीं है। डल्लेवाला जी का हमने उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री जी, एक जान को बचा लीजिए। ये किसानों के ऊपर, देश के ऊपर आपका एक बड़ा उपकार होगा। एक मैसेज कीजिए, कोई भी तरीका निकालिए। बहुत अच्छे अफसर है इस गवर्नमेंट में, हम जानते हैं उनको। वो जाएंगे और वो मना सकते हैं, लेकिन उन्हें आपका यस चाहिए, ओके चाहिए, तभी वो जा सकते हैं। जी सर्वमित्रा जी। जी बिल्कुल। अगर प्रधानमंत्री को अपनी विश्वसनीयता कायम करनी है, या अगर वो मानते हैं कि उनके रहने से कोई नुकसान बीजेपी को हुआ है, या लोकसभा चुनाव में और उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई इसीलिए बीजेपी की सीटें घटी हैं, तो उनको डैमेज कंट्रोल करने के कोई दूसरे उपाय सोचने चाहिए थे। लेकिन प्रधानमंत्री के सलाहकारों को भी शायद अब वो उनको सही सलाह नहीं दे रहे हैं, और उनको अक्षय कुमार जैसा ही एक दूसरा इंटरव्यू दिला दिया, जिसमें पहले वो अक्षय कुमार ने पूछा था कि आप आम कैसे खाते हैं, और अब यहाँ पर आपके बचपन की बातें ये सब पूछी जा रही हैं, और आपको किसको आप फोन कॉल करेंगे जो सबसे अधिक आप खुश होते हैं या दुखी होते हैं। इन तमाम तरह के सवाल जिनका
देश के साथ फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, या इसका कोई असर देश की सेहत पर नहीं पड़ने वाला है कि प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पर क्या सोचते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री की हैसियत से क्या काम करते हैं इसका पूरा असर पड़ता है। लेकिन वो बिल्कुल इस बारे में सोच नहीं रहे हैं। जीडीपी का उदाहरण आपने दिया, किसानों की बात हमने की, और इसके साथ साथ रुपए की सेहत जो है, वो जिस तरह से रुपया लगातार गिरता जा रहा है, उसको लेकर भी प्रियंका गांधी ने आज फिर एक ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले। क्या है वो ट्वीट, देख लेते हैं। प्रियंका गांधी लिखती हैं, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इतिहास में पहली बार $1 की कीमत 86.4 रुपए हो गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जब $1 की कीमत 58-59 रुपए थी, तब नरेंद्र मोदी जी रुपए की कीमत को सरकार की आबरू से जोड़ते थे। वे कहते थे, मुझे सब मालूम है, किसी देश की करेंसी ऐसे गिर नहीं सकती। आज वे खुद प्रधानमंत्री हैं और रुपए की गिरावट के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। उन्हें देश की जनता को जवाब देना चाहिए। ये प्रियंका गांधी का एक और ट्वीट। कल शकील जी एक ट्वीट उन्होंने ये जो परीक्षा को लेकर जो पीआर को लेकर किया प्रियंका गांधी ने, अब एक ट्वीट उन्होंने जो रुपए की कीमत को लेकर किया है। ये जो प्रियंका गांधी के हमले हैं, इसके अलावा कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि बीजेपी आरएसएस लगातार भारत की उच्च शिक्षा पर हमलावर है। नरेंद्र मोदी जी, आप परीक्षा पे चर्चा और एग्जाम वॉरियर से अपना ढोल पीटते हैं, पर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा को 3 वर्षों से बंद कर दिया गया है, ऐसा समाचार पत्रों से पता चल रहा है। और फिर उन्होंने भी यही बात, जो दावे किए जा रहे हैं कि 1963 से चलाई जा रही इस योजना पर 40 करोड़ रुपए खर्च होते थे और मोदी जी के प्रचार पर 62 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया। प्रियंका गांधी लगातार हमलावर हैं। कांग्रेस लगातार उन मुद्दों को उठा रही है जिनके जवाब प्रधानमंत्री को देने चाहिए, लेकिन मोदी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव का जिक्र आपने किया। दिल्ली चुनाव के पहले ये सारी बातों का उठना, क्योंकि दिल्ली केवल एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यहाँ पर ये राष्ट्रीय राजधानी भी है, और यहाँ पर जो भी कोई फैसला लिया जाता है उसका असर पड़ता है केंद्र सरकार पर भी। और मोदी यहाँ पर लगातार पिछड़ते हुए क्या दिखाई दे रहे हैं, और खास तौर पे तब जबकि अब खबर है कि राहुल गांधी भी 13 तारीख यानी परसों वो जाएंगे और सीनापुर से रैली करने वाले हैं। चुनावी आगाज जो है कांग्रेस इस बार कर रही है। तो दिल्ली चुनाव के आगाज के मतलब दिल्ली चुनाव का ये जो शुरू हो चुका है सिलसिला और प्रचार का, और उसमें मोदी का ये इंटरव्यू देना, क्या ये टाइमिंग ये बता रही है कि मोदी को समझ में आ रहा है कि बीजेपी कमजोर है और कांग्रेस जिस तरह से इस समय हमलावर है, क्या कांग्रेस यहाँ पर गेन करती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, प्रतिभा परीक्षा उन्होंने बंद करी है। अब ये कौन पूछे या कौन बताए कि प्रतिभा से उनका संबंध क्या। वो तो हार्डवर्क की बात करते हैं, जिसका कोई पैमाना नहीं होता। हार्डवर्क का कोई पैमाना नहीं है दुनिया में कि हार्डवर्क है या नहीं है। अभी सुब्रमण्यन कह रहे हैं, जो एलएनटी के मालिक हैं, कि 90 घंटे काम करो, संडे में काम नहीं करो। हार्डवर्क, लेकिन उसका उत्पादकता से क्या संबंध है? अंतरराष्ट्रीय जो विशेषज्ञ है वो कहते हैं कि अगर 48 घंटे से ज्यादा कोई काम करता है तो उत्पादकता गिर जाती है, और 50 घंटे के बाद तो बेहद गिर जाती है। तो उनको प्रतिभा से और इन सब चीजों से हमें लगता नहीं है कोई संबंध है। अभी प्रियंका गांधी ने रुपए गिरने की बात करी, पासपोर्ट गिर रहा है। पासपोर्ट के भारत के बारे में ये कहते थे कि दुनिया में हमारा पासपोर्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, कोई उसको रोकता नहीं है। आज स्थिति ये है कि पासपोर्ट पहले 85वें पायदान पे था, 85, अब वो 80 पे आ गया, गिरता चला जा रहा है उसका। कम देश उसको बिना वीजा के जाने की परमिशन दे रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये प्रधानमंत्री को देखने की होती है, लेकिन प्रधानमंत्री की दिलचस्पी इस बात में है कि वो भैंस छीन के ले जाएगा। जैसे मुहावरे जो है, जिसे तालियां बजती है, वो नए से नए कैसे बोल सकते हैं, मंगलसूत्र छीन लेगा। तो इस तरह की बातों में उनकी दिलचस्पी बहुत है। दूसरी बात, आपने प्रियंका गांधी की बात करी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो, उसको हम जरूर करना चाहेंगे। देखिए, प्रियंका गांधी अब अपनी भूमिका तय कर रही है कांग्रेस में, एक नए रोल में वो आ रही हैं। प्रधानमंत्री पे, या मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे उन पे वो इससे भी ज्यादा कड़े हमले पहले भी करती रही है, रायबरेली और अमेठी से, जब वो वहीं का काम देखती थी। प्रियंका गांधी की जो हाजिर जवाबी है वो विभिन्न विधानसभा चुनावों में हमने देखी, और प्रधानमंत्री के पास उनका कोई जवाब नहीं था।
अभी आपने देखा कि कांग्रेस का नया ऑफिस कोटला रोड पे बन गया है और 15 तारीख को कांग्रेस वहां शिफ्ट होने जा रही है। पूरा तो नहीं होगा, कुछ डिपार्टमेंट होंगे वहां पे, लेकिन सोनिया गांधी उसका उद्घाटन करेंगी। सोनिया गांधी ने ही उसका शिलान्यास किया था। तो प्रियंका वहां गई, वो सब देख के आई। उसके बाद अभी पुराने ऑफिस में गई परसों, वो शाम को शाम को वहां निरीक्षण किया, क्या क्या सामान जाना है, किसको जाना है, किसको नहीं जाना है, क्या व्यवस्था होना है। तो ये प्रियंका गांधी जो एक नेता का स्वाभाविक रोल होता है उसमें आ रही हैं। थी पहले भी, अपनी माँ सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी वही देखती रही, यहाँ तक कि पिता राजीव गांधी की भी देखती रही। जब वो छोटी सी थी, बॉब कट बाल में वहां जाया करती थी और लोग उन्हें भैया जी कहा करते थे। तब से वो पूरा पारिवारिक कॉन्स्टिट्यूंसी दोनों अमेठी और रायबरेली देख रही है। राहुल का भी सारा काम वही देखती थी। राहुल जब पहला चुनाव लड़ रहे थे 2004 में, तो यही उनको लेके गई थी, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था वहां के लोगों से। तो प्रियंका गांधी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसकी वजह से अब कांग्रेस में कुछ परिवर्तन आता आपको दिखेगा। देखिए, ये साल कांग्रेस ने कहा है कि संगठन का साल हम बनाने जा रहे हैं इसको, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि संगठन हमारा बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ गुटबाजी है, बहुत सारी हमारे यहाँ समस्या है। तो उन्होंने कहा कि इसको हम बनाएंगे, क्योंकि इस साल हमें कोई ज्यादा वो नहीं है, 2 ही चुनाव हैं, एक दिल्ली का और एक बिहार का, और जाहिर है कि इन दोनों में कांग्रेस जो है मेन प्लेयर की भूमिका में नहीं है, दूसरे साथ की एक भूमिका में है। दिल्ली में हालांकि इस बार जो चुनाव है, हम दिल्ली के चुनाव की भी बात कर लें, कांग्रेस जो चुनाव में इस बार बड़ा फर्क डालने वाली है। लोग समझते हैं कि वो खाली आम आदमी पार्टी का वोट काट रही है, ऐसा नहीं है, वो बीजेपी का वोट भी काटेगी कांग्रेस। क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास भी कांग्रेस के वोट का एक बड़ा हिस्सा गया है। 2020 का जो चुनाव था उसमें कांग्रेस का वोट बीजेपी भी लेके गई है, उससे पहले आम आदमी पार्टी लेके गई थी। तो कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार जो है बहुत अच्छा चुनाव इस वक्त लड़ रहे हैं, और इसी वजह से जो है बीजेपी को भी परेशानी है और आम आदमी पार्टी को भी परेशानी है। राहुल गांधी 13 तारीख से आ रहे हैं, प्रियंका गांधी भी दिल्ली के चुनाव में आएंगी, और इन सबको मिला के जो मेन बात आप कर रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए अब समय खराब होना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि वो जिन चीजों के जरिए चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनेज करने की कर रहे हैं, वो सारी कहानियां हैं। जब तक आप वास्तविक स्थिति को ठीक नहीं करेंगे तब तक वो ठीक होने वाली नहीं है। अब खाली कहानी किस्सों से चलेगा नहीं। तो स्थिति आज की तारीख में मोदी जी के लिए अनुकूल नहीं है। जी शर्मित्रा जी। जी बिल्कुल, मोदी जी के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है, और बीजेपी जो ये सोचकर बैठी है कि इस बार दिल्ली में उसका सूखा खत्म हो जाएगा 25-26 सालों का, वो भी इस समय पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो यहाँ लड़ ही रही है और काफी मजबूती से, क्योंकि वो सत्ता में है, और जिस तरह से उसके नेताओं को जेल में भेजा गया और तमाम जो भी आरोप लग रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी भी उसका उतना ही बढ़ चढ़कर जवाब दे रही है। और इस बीच जब ये दावे हो रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ खत्म है और कांग्रेस का कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार कांग्रेस बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी के साथ क्या उतर रही है, ये इसका भी जवाब आपसे चाहूंगी शकील जी, क्योंकि जैसे कुछ योजनाएं हैं, जैसे आपने 2100 रुपए महिला सम्मान राशि, तो कांग्रेस ने 2500 रुपए की प्यारी दीदी योजना ले आई। आप जो है वो संजीवनी योजना जो करती है 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए, तो कांग्रेस ने 25 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा योजना वो वाली वो जीवन रक्षा योजना ले आई है। बिजली 400 यूनिट तक फ्री देने की बात भी ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस जल्दी कर सकती है। और जिस तरह से तमाम लोगों को, देश भर के नेताओं को, और खासतौर पर जैसे रेवंत रेड्डी को या डीके शिव कुमार या अशोक गहलोत, जो नेता जिनकी अपनी पकड़ अच्छी है और जिनका अच्छा मजबूत जनाधार रहा है, ऐसे लोगों को दिल्ली चुनाव में बार बार यहाँ लाना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराना, अलग अलग मुद्दों को उठाना, और जिस तरह से इस बार ये भी माना जा रहा है कि उसने जो टिकट वितरण किया, हालांकि अभी 48 सीटें ही उसमें 48 टिकटें दी हैं, और 22 पर अभी 13 तारीख के बाद ही शायद फैसला होगा। क्या कांग्रेस इस बार जो ये त्रिकोणीय मुकाबला बार बार बोल रहे हैं और उसमें कांग्रेस को कमजोर कड़ी माने जा रहे थे, क्या इस बार कांग्रेस सारा खेल यहाँ पर पलटती हुई दिखाई देती है दिल्ली में? बिल्कुल, जैसा कि हमने कहा, कांग्रेस का रोल इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कांग्रेस ये चुनाव अच्छी तरह लड़ रही है। देखिए, पिछले 3 चुनाव कांग्रेस ने भी बड़े बेमन से लड़े। 2013 का जो चुनाव था
वो अन्ना आंदोलन, जिसको हम नकली आंदोलन कहते हैं, एक बनाया हुआ गढ़ा हुआ आंदोलन था, उसके तहत लड़ा गया और पूरा माहौल शीला दीक्षित के खिलाफ था। और वो चुनाव जो है आम आदमी पार्टी ने जीत लिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही मेन उस आंदोलन को लेके आगे जा रही थी। उसके बाद 15 और 20 उसमें भी कांग्रेस जो है अच्छी तरह से वो चुनाव भी नहीं लड़ पाई और आम आदमी पार्टी और बीजेपी ही मुख्य प्रतिद्वंदी बने रहे। लेकिन इस चुनाव में बड़ा फर्क आया है। फर्क क्या आया है कि इस चुनाव में जो है कांग्रेस पूरी तरह शीला दीक्षित की जो लेगेसी है उसके नाम पर चुनाव लड़ रही है। बीच में क्या था, कांग्रेस भी थोड़ा इधर उधर हुई थी। जो शीला दीक्षित के विरोधी थे कांग्रेस में, उन्होंने भी उस इशू पे चुनाव लड़ना स्वीकार नहीं किया था। लेकिन इस बार सबके सब इस बात को मान रहे हैं और कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता भी कह रही है कि जो नई दिल्ली आपको दिखती है, ये बदली हुई जो दिल्ली आपको दिखती है, ये शीला दीक्षित ने बनाई थी। ये शीला दीक्षित की 15 साल की मेहनत थी, उनका विजन था। इससे पहले जो दिल्ली बनी थी वो आपको याद होगा कि वो एशियाड के टाइम बनी थी, इंदिरा गांधी ने बनाई थी। जो 1982 में जो एशियाड हुआ था, उसके बाद दिल्ली में ये बड़े बड़े स्टेडियम सारे के सारे, सड़कें चौड़ी और होटल और ये सारी चीजें बनी थी। तो दिल्ली कई चरणों में बनी है आजादी के बाद से। आजादी के पहले की हम बात नहीं कर रहे हैं, आजादी के बाद से कई चरणों में बनी है। लेकिन जिस आधुनिक दिल्ली की हम बात करते हैं, जिसमें ये फ्लाईओवर है, जिसमें ये मेट्रो है, ये सारी की सारी शीला दीक्षित के टाइम पे बनी थी। तो इस वक्त जो है कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और उसने कुछ कैंडिडेट बहुत अच्छे उतारे हैं और कुछ कैंडिडेट कांग्रेस के जो है चुनाव भी बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। अभी जो आप 22 कह रही हैं, वो 22 तो होंगे ही, शायद कुछ सीटों पे थोड़े बहुत 2-4 सीटों पे और बदलने की भी बात चल रही है। बदले जाएंगे क्योंकि अब कांग्रेस को लगने लगा है कि वो यहाँ पे कुछ फर्क डाल सकती है। इसलिए कांग्रेस ऐसा लगता है कि ये चुनाव जो है सिर्फ खाना पूर्ति के लिए नहीं लड़ेगी और पूरी हिम्मत के साथ में इस चुनाव में जाएगी। दूसरी बात, एक मोदी जी के बारे में हम बात और कह दें कि जो आपने मोदी जी को कहा कि मोदी जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और सब लोग कह रहे हैं, आप खड़गे जी का बताया, प्रियंका जी का बताया, जयराम का बताया। देखिए, क्रिकेट में कहा जाता है कि बैट्समैन का सिर्फ बैट ही बोलता है और उसके बाद स्कोर बोर्ड बोलता है। तो न तो मोदी जी का काम बोल रहा है, प्रधानमंत्री का काम बोलता है। अभी ये इंदिरा गांधी के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। कंगना रनौत कह रही है कि इंदिरा गांधी कमजोर प्रधानमंत्री। पूरी दुनिया हंस रही है, पूरी दुनिया हंस रही है। जो निक्सन की आंखों में आंख डाल के बात कर सकती हो, जो निक्सन से कह सकती हो कि 7वां बेड़ा नहीं 8वां बेड़ा ही पहुंचाओ। मैं अब बांग्लादेश के लोग मेरे देश में आ गए हैं, शरणार्थी बने हुए हैं, मेरा देश उनका बोझ नहीं उठा सकता, मैं इसका फैसला करके रहूंगी। 2 टुकड़े कर दिए थे, दुनिया का भूगोल बदल दिया था, वो कमजोर थी। आश्चर्यजनक बात है। तो ये लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन ये अब जनता की समझ में आ रहा है कि ये हमें बेवकूफ बनाने की बातें हैं। ये असली मुद्दों से, हमारी समस्याओं से हमारा ध्यान हटाने के लिए ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं। हालचाल पूछ लेते हैं प्रधानमंत्री जी, सर्दी लग रही होगी, बड़ी अच्छी बात है, सब सर्दी लग रही होगी तो। लेकिन 1-2 सवाल का जवाब दे देते कि भाई देश में स्थिति क्या चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है, क्या समस्याएं हैं, किसानों की बात क्या है, तो वो नहीं। लेकिन अगर इसी में पत्रकार गदगद हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन पत्रकार गदगद हो सकते हैं, जनता अब गदगद नहीं हो रही है। जनता जो है अब दुखी है और दुखी जनता जो है वो कुछ कर सकती है, यही डर प्रधानमंत्री जी को सताया जा रहा है। जी बिल्कुल। और एक मोदी काफी नहीं थे लफाजी करने के लिए या इतिहास को गलत सलत तरीके से पेश करने के लिए। अब बीजेपी में और भी ऐसे लोग, कंगना रनौत जैसे लोग अब आ गए हैं, तो बीजेपी खुद इसका नुकसान अभी नहीं तो आने वाले वक्त में जरूर भुगतेगी। ये क्योंकि जनता इतनी मूर्ख नहीं है, वो सब बातों को नजर रखती है, याद रखती है और समय आने पर उसका अपना जवाब भी देती है। कल के ये जो पॉडकास्ट की जो हम चर्चा कर रहे हैं शकील जी, उसमें मोदी का एक और बयान था जिसको लेकर अब काफी उनके मतलब मजे भी लिए जा रहे हैं, खिंचाई भी हो रही है और सोशल मीडिया पर तमाम तरह के तंज उस पर कसे जा रहे हैं। जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। मतलब वो ये बता रहे हैं कि मैं तो और खतरे मोल ले सकता हूं, लेकिन उसको अभी तक पूरी तरह से भुनाया नहीं है। और वो इसके पीछे कारण भी बता रहे हैं कि मैं इतना खतरा क्यों मोल ले सकता हूं, क्योंकि मेरा तो कोई आगे पीछे और मेरे को अपने लिए तो कुछ करना नहीं है। तो ये जो उनका वाक्य है, काफी मारक वाक्य साबित हो रहा है
क्योंकि जब आपको अपने कोई परवाह ही नहीं है तो लेकिन देश की परवाह तो आपको होनी चाहिए। तो आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो आप बता रहे हैं कि अभी उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, तमाम फैसले जो थे वो आखिर क्या थे? कृषि कानून में हमने देखा कि कितना नुकसान हुआ, 700 लोगों की जान जाना मामूली बात नहीं होती है। और जिस तरह से साल भर से अधिक आपके किसान बैठे हुए हैं, अभी भी जो हाल जो हम देख रहे हैं, और ऐसे तमाम मुद्दे जिन पर मोदी को कुछ बोलना चाहिए था, वहां वो ये बोल रहे हैं कि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आखिर मोदी देश को, आखिर और कितना इसका बेड़ा गर्क करना चाहते हैं? देखिए, राजशाही में होता था, सामंतशाही में होता था, बड़ी कहानियां हैं कि लगा के आग तमाशा देखते थे। तो जी। ये रिस्क लेने की कैपेसिटी है, भरा हुआ है नीरों से लेके और बहुत सारे राजा महाराजाओं शहंशाहों की कहानियों से ये सारा का सारा, कि वो किस तरह से ये सब देखते थे। तो ये बात सही है कि वाकई उपयोग नहीं हुआ। हम तो इस बात को मानते हैं कि सिर्फ नोटबंदी ही पर्याप्त नहीं थी। प्रधानमंत्री की एक और योजना थी, आपने भी सुनी होगी, कि वो जो प्रॉपर्टी है मकानों के जी। ऊपर, कि एक आदमी एक ही मकान रखेगा और दूसरा मकान जिसके नाम से होगा अवैध हो जाएगा। वो करने वाले थे, वो नहीं किया। तो हमने उस टाइम भी लिखा था, कहा भी था कि तत्काल करना चाहिए उन्हें। ये तो बहुत बड़ी क्रांति की बात होगी। जैसे इंदिरा गांधी ने की थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जैसे इंदिरा गांधी ने राजा रानियों के प्रिवी पर्स और प्रिविलेज खत्म कर दिए थे, उनको फौरन ये करना चाहिए। और हो सके तो सारे मकानों का राष्ट्रीयकरण ही कर देना चाहिए, सारे के सारे मकान, कि हर आदमी जो इस अपने मकान में रह रहा है वो किराएदार बन के रहेगा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं अभी करने के लिए। देखते हैं मोदी जी क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते। लेकिन ये बात उन्होंने सही की कि वो रिस्क जो है कुछ भी ले सकते हैं, देश की सुरक्षा का भी ले सकते हैं। चीन घुस के बैठा है, गांव बसा रहा है, पुल बना रहा है, वो कहते हैं नहीं, कुछ नहीं है। उनसे तो मेरे बड़े दोस्ताना संबंध है, और वो वड़नगर आए थे और मेरे उनके बड़े वो है, और चीनी यात्री जो आया था वो मेरे गांव में ही सबसे ज्यादा रहा था, वो बता रहे थे। तो वो जो है इस तरह की जो जज्बाती बातें हैं, या जो सतही बातें, जिसके लिए सही शब्द है, सतही बातें कर रहे हैं, उससे देश का क्या लेना देना। आपने सही कहा कि जनता को ज्यादा समय तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जब आदमी के पेट पे लात पड़ती है, जब उसके बच्चों की रोजी रोटी भविष्य का सवाल आता है, तो कब तक चुप रहेगा। ये जो परीक्षाओं का आपने जिक्र किया कि टेस्ट नहीं हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लड़के लड़कियां जाने कितने ओवर एज हो गए। अभी तेजस्वी ने एक शिक्षा में नौकरी दी थी बिहार में। आप बिहार में देखिए कि उसका कितना फायदा हुआ है लोगों को। यहां यूपी से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान के लड़के लड़कियों को वहां नौकरी मिली है शिक्षक की। तो ये नौकरी जो है भारत में एक आमदनी का, रोजगार का, रोजी रोटी का सबसे बढ़िया जरिया थी। वो वहां पे भी यही कह रहे हैं, वही बातें कि नौकरी मांगो मत, नौकरी दो। अरे भाई, दो कहां से? आप कहते हो पकोड़े बना के व्यापार करो। पकोड़े बनाने में कौन सी नौकरी देने का काम मिलेगा हमें? और पकोड़े खरीदने कौन आएगा? हम भी पकोड़े बना रहे हैं, वो भी पकोड़े बना रहा है, वो भी पकोड़े बना रहा है, सभी तो बना रहे हैं पकोड़े, कौन खाएगा? प्रधानमंत्री के पास दरअसल अब कोई विजन नहीं है। उनकी जो टीम थी वो भी चीजों को डाइवर्ट करती थी, केवल चमत्कार पैदा करती थी, गिमिक्स का काम करती थी वो, खाली की खाली। उससे कुछ समय के लिए तो लोग बहल सकते हैं, और बहले भी। 2 चुनाव में बहले, अच्छा वोट दिया। लेकिन तीसरे चुनाव में जो पिछले साल हुआ 2024 का, इसीलिए उन्हें 240 पे रोक दिया गया। लोगों की समझ में आ रहा था ये 240 का जो रोकना है प्रधानमंत्री के लिए, ये बहुत बड़ा संकेत है। अगर ये उसको समझ जाए, अभी भी काम करना शुरू कर दें, तो बहुत अच्छी बात है। आप डल्लेवाला जी से जाके मिलो, आप अग्निवीर को कैंसिल कर दो, आप नौकरियां, रेलवे में कितनी नौकरियां खाली पड़ी हैं, हर जगह नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, भर्ती नहीं हो रही है। आप भर्तियां वापस खोल दो, शिक्षा के क्षेत्र को वापस आप सरकारी क्षेत्र में ले आओ, चिकित्सा को आप वापस सरकारी क्षेत्र में ले आओ। देखिए, आप दिल्ली के चुनाव में आपकी हवा बदल जाएगी। लोग तो आपको सलाहें दे रहे हैं, बता रहे हैं आप करिए, आप ये सारे के सारे काम करिए। आप दिल्ली में आज कानून व्यवस्था की हालत कितनी ज्यादा खराब है, तो उसमें क्या होगा? आज सब जगह सवाल उठ रहे हैं। कोई कह रहा है कि केजरीवाल की गलती है, कोई कांग्रेस तक की गलती बता जा रहा है। अरे दिल्ली की कानून व्यवस्था, जो पुलिस है,
वो तो केंद्र सरकार के पास में है। जी आपको कुछ करना चाहिए। आप कहाँ शीश महल का सवाल लिए और राजमहल का सवाल लिए हुए बैठे हुए हैं? देश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी उनको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी का स्कोर बोर्ड है वो खाली पड़ा हुआ है। लोग स्कोर बोर्ड देखते हैं, ग्राउंड में देखते हैं कि बैट्समैन कितने रन ले रहा है और स्कोर बोर्ड पे कितने रन आ रहे हैं। न तो ये रन ले पा रहे हैं, न स्कोर बोर्ड पे कुछ है। जी सुमित्रा जी। बिल्कुल, शून्य जो है वो उनके खाते में दर्ज होता जा रहा है। और वो अपने आदि से शून्य को भी एक बड़ा वो बता दें तो वो अलग चीज है, लेकिन उनके पास विजन तो पहले भी नहीं था, इसीलिए 10 साल वो बातें करते रहे। और अब ऐसा लग रहा है कि बातों के मामले में भी वो चूकते जा रहे हैं, क्योंकि अब उनकी बातों में भी वो खुद गिर रहे हैं और वो ऐसे मुद्दे दे रहे हैं विपक्ष के हाथ में, खास करके कांग्रेस के हाथ में, जिससे कि उन पर हमला करने के और मौके कांग्रेस को मिले। और इस समय कांग्रेस ने यही किया। जैसे ही कल उनका ये जो पॉडकास्ट, इसमें उन्होंने खुद को इंसान बताया, तो अब मोदी जी को इंसानों के साथ साथ आपने क्या गलती की है ये बताने की शुरुआत भी कांग्रेस ने कर दी। शुरुआत तो नहीं कहना चाहिए, वो पहले से बताती आ रही है, लेकिन अब उसके ये हमले जो हैं वो और तीखे हो गए हैं। और इस बीच शकील जी, एक आखिरी सवाल पर आपका जवाब चाहूंगी। इंडिया गठबंधन, खासतौर पे दिल्ली चुनाव को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, और ये कि खत्म है और ये है वो है, तमाम बातें हो रही हैं, और कांग्रेस पर ही निशाना ज्यादा साधा जा रहा है कि सब लोग जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ नहीं है। लेकिन इस बीच संजय राउत का एक जो बयान आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को लेकर जो कुछ कहा है, उसको आप किस तरह से समझते हैं, उसके क्या मायने आप निकालते हैं, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी। संजय राउत ने क्या कहा है, पहले उसको सुन लेते हैं। इंडिया ब्लॉक बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। एक बात सही है कि इंडिया ब्लॉक बना था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, और लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक की एक भी मीटिंग हुई नहीं है। ये मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की ही थी। कांग्रेस बड़ी पार्टी है। हम अब तक इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर नहीं घोषित कर सके हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमको लड़ना है एक ताकत के खिलाफ, तो हमको ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। शकील जी क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ बात हो रही है, लेकिन असल में संजय राउत ने ये बता दिया है कि कांग्रेस ही अभी वो पार्टी है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है और सब लोगों को साथ में लेकर चल सकती है। और ये बात मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जैसे ममता बनर्जी के दावे हैं, या जो बाकी जो क्षेत्रीय दलों के नेता हैं जो अपने अपने राज्यों में बेहतर अच्छा प्रदर्शन करते हैं और कांग्रेस से मजबूत वहां दिखाई देते हैं, लेकिन क्या इनमें से किसी के भी पास वो शक्ति है कि वो राष्ट्रीय नेतृत्व कर सकें? क्योंकि जैसा संजय राउत ने बता दिया कि कांग्रेस ही कर सकती है, तो यहाँ पर क्या इंडिया गठबंधन के बने रहने और कांग्रेस के मजबूत होने के संकेत यहाँ से मिल रहे हैं? देखिए, विपक्षी एकता बहुत जरूरी है। ये जो 240 का हम जिक्र कर रहे थे कि 240 पे रोका है, ये विपक्षी एकता की ही ताकत थी, इंडिया गठबंधन की ही ताकत थी। इसे बने रहना चाहिए, इस बात से सब सहमत हैं। किसी ने भी अभी तक ये नहीं बोला कि इसे डिसॉल्व हो जाना चाहिए, इसे खत्म हो जाना चाहिए। अब ये बना कैसे रहेगा, ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंसों से, बाइटों से, इनसे तय नहीं होगी। ये इन सारे नेताओं को, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उन्हें एक साथ बैठ के तय करना पड़ेगी कि हमें इस गठबंधन को क्यों बना के रखना है। क्योंकि देखिए, बड़ी लड़ाई जो है वो इन सबकी मोदी के खिलाफ है, और मोदी, सबको आज मालूम पड़ गया कि 3 चुनाव लगातार जीते हैं। उन्हें हराने के लिए आपको एक होना पड़ेगा। अलग अलग आप लोगों की परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। अलग अलग हराना अभी तक मुश्किल साबित हो रहा था, लेकिन जब सब लोग एक साथ आए तो मोदी जी को 240 पे रोक दिया, उन्हें स्पष्ट बहुमत पाने से रोक दिया, और उन्हें अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और छोटी पार्टी जयंत चौधरी और पासवान वगैरह वगैरह के समर्थन लेना पड़ रहे हैं। उन्हें अपने फैसलों को वापस लेना पड़ रहा है। तो ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है, लेकिन बाकी सब लोगों की भी जिम्मेदारी है। छोटा पार्टनर हो या बड़ा पार्टनर हो, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हम फिर कहेंगे इस बात को कि ये सारे फैसले बैठ के होना चाहिए। दिल्ली चुनाव के बाद इन लोगों की आपस में मीटिंग होना चाहिए। दिल्ली चुनाव में तब ये क्लियर हो गया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों लड़ रहे हैं। बाकी लोग, कोई किसी का समर्थन कर रहा है, कोई किसी का, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली होती भी नहीं है।
लेकिन मेन चीज है कि अभी आपको आगे बहुत लंबी लड़ाई लड़ना है और उस लंबी लड़ाई में आपको एकजुट होकर रहना पड़ेगा, तभी जनता का आप अधिक विश्वास जीत पाएंगे। अभी कांग्रेस पे विश्वास व्यक्त कर रहे हैं सारे लोग, अच्छी बात है, बड़ी पार्टी है, करना भी चाहिए। और ये हमें लगता है कि इसके बाद कोई ना कोई फैसला होगा। कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो इसके बारे में सोचेगा, दूसरे लोगों से बात करेगा और एक मीटिंग जो है होगी और उस मीटिंग में सारी चीज़ें ये हल हो जाएंगी। ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है। अभी चुनाव में सारी बातें आती हैं, हर चुनाव में आती हैं। चुनाव में हर आदमी को अपने उम्मीदवार जिताने की चिंता होती है और वो ये सब करता है, आपस में पार्टी के अंदर ही गुटबाजी होने लगती है। लेकिन ये जो बड़ा मुद्दा है, जो लार्जर इश्यू है, वो विपक्षी एकता का है और वो बने रहना चाहिए और हमें लगता है कि वो बना रहेगा। जी जी बिल्कुल, विपक्षी एकता बनी रहेगी क्योंकि इंडिया गठबंधन ने दिखा दिया है कि किस तरह से बीजेपी को 240 पर समेटा जा सकता है और संविधान और लोकतंत्र बचाने के मुद्दे को कैसे जनता के बीच में ले जाया जाता है। ये बात विपक्ष ने बता दी और मोदी शायद इसी वजह से डरे हुए हैं। वो मोदी जो 8 महीने पहले खुद में नॉन बायोलॉजिकल बताते थे, खुद में परमात्मा का अंश अब उनको महसूस होने लगा था, अब वो धरातल को महसूस करने लगे हैं। उन्हें पता है कि उनके पैर जमीन पर हैं या कितने पानी में हैं, अब उनको खुद को समझ में आ गया है, इसीलिए अब वो अपनी गलती भी मानने लगे हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि मोदी को ऐसे इंसान बने रहने का एहसास हमेशा होता रहे और इंसानों में जैसे संवेदनशीलता आती है वो उनमें आए और वो देखें कि देश इस समय किन हालात से गुजर रहा है और प्रधानमंत्री होने के नाते उनके जो दायित्व हैं उसको वो किस तरह से पूरा करते हैं और मिशन एम्बिशन चाहे जो शब्द वो डाल दें, लेकिन देश का भला करें। फिलहाल तो हम उनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, बाकी जो जैसा सब चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो शकील जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।